हेलो फ्रेंड्स, ये है हीरो की एक्सट्रीम 250R और इस बाइक को परचेज़ किए हुए मेरे को 1 साल के आसपास हो चुका है और मैं इस बाइक को चला चुका हूँ 7000 किलोमीटर। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि 1 साल यूज़ करने के बाद और 7000 किलोमीटर चलने के बाद मेरा इस बाइक को लेके क्या ओपिनियन है और मेरा 1 साल की जो जर्नी इस बाइक के साथ उसमें कैसा एक्सपीरियंस रहा। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मैंने ये ही बाइक क्यों परचेज़ करी। उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि भाई मेरा बाइंग एक्सपीरियंस कैसा था, परचेज़ करने वाला एक्सपीरियंस कैसा था, शोरूम का रिस्पांस वगैरह कैसा था। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा भाई अभी तक मेरे को इसके अंदर क्या क्या पॉजिटिव पॉइंट लगे, क्या क्या नेगेटिव पॉइंट लगे, और फिर बताऊंगा इसके अंदर आज तक के क्या क्या प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं। सबसे मेन चीज़ ये है कि आज तक इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं, और फिर बताऊंगा आपको कि भाई सर्विस सेंटर का एक्सपीरियंस कैसा रहा, और लास्ट में तो वही वर्डिक्ट है कि भाई आपको लेनी चाहिए या नहीं मेरे हिसाब से। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जब मैंने परचेज़ करी ना, मेरा कोई प्लान नहीं था कि भाई मेरे को 250 सीसी ही बाइक चाहिए। मेरे को एक ऐसी बाइक चाहिए थी जो 2 लाख रुपए के आसपास आती हो, ऊपर नीचे चल जाता, कोई दिक्कत नहीं थी, जिसके लुक्स बहुत बढ़िया हो। मेरे को मतलब एक अट्रैक्टिव बाइक, अग्रेसिव लुक्स वाली बाइक चाहिए थी, जिसकी वजह से जैसे ये होती है ना रॉयल इनफील्ड क्लासिक वगैरह, इस टाइप के डिज़ाइन की मेरे को बाइक नहीं चाहिए थी। मेरे को एक स्पोर्ट्स लुक की बाइक चाहिए थी। दूसरी चीज़ मेरे को चाहिए थी अपने सेगमेंट में सबसे पावरफुल हो। कोई मतलब नहीं था मेरे को कि भाई 200 सीसी हो, अगर 200 होती तो 200 सीसी में सबसे पावरफुल होती, 150 सीसी होती तो 150 में सबसे पावरफुल होती। मेरे को एक ऐसी बाइक चाहिए थी। और इस बाइक को परचेज़ करने से पहले मेरा प्लान था ड्यूक 160 का। उस बाइक को मैं परचेज़ करना चाहता था, मैंने वो बुक भी करवा दी थी, लेकिन उसको कैंसिल करने का रीज़न रहा वही चीज़ कि मेरे को सेगमेंट में सबसे ज़्यादा पावरफुल चाहिए थी। वो बाइक ऑन पेपर तो सेगमेंट के हिसाब से पावरफुल थी, MT-15 और R15 इन बाइकों से 150 सीसी 160 सीसी वाले थे, बट उस बाइक की जो टॉप स्पीड थी ना वो बहुत कम थी। उनकी खुद की जो RC 125 ड्यूक 125 है ना, वो उनकी 160 को बीट कर देती थी। इस वजह से वो मेरी लिस्ट से बाहर हो गई थी। उसके बाद मैंने डायरेक्ट इसके ऊपर शिफ्ट किया था, और MT-15 होगी या फिर NS 400 है, NS 200, ये बाइक मैंने नहीं देखी क्योंकि मेरे को थोड़ी सी आउटडेटेड लगती थी भाई, काफ़ी लंबे टाइम से चली हुई है। मेरे को एक लेटेस्ट बाइक चाहिए थी, ठीक है। तो मेरे को इसके लुक्स बहुत बढ़िया लगे, और परफॉर्मेंस में भी जब मैंने रिव्यू वगैरह चेक करे कि भाई ये अपने सेगमेंट में सबसे ज़्यादा पावरफुल बाइक है, तो ये सारे चीज़ें मैंने देख के इस बाइक को परचेज़ करने का प्लान किया था। ये बाइक जिस टाइम में मैंने परचेज़ करी थी ना, उस टाइम पे वेटिंग पे चल रही थी, 8-10 दिन की वेटिंग थी, तो मैंने बुक करवा दी थी। 8-10 दिन में बाइक आ गई थी, और जो उनका शोरूम का जो एक्सपीरियंस रहा ना वो बहुत बढ़िया था। मतलब एक तो इनके ना अलग से शोरूम होते हैं, तो मेरे को भीड़ नहीं मिली बिल्कुल भी। जिस टाइम पे मैं इस बाइक को परचेज़ करने के लिए गया था, शोरूम के अंदर मेरे अलावा कोई दूसरा कस्टमर नहीं आया था। पूरे दिन कोई नहीं था उनके पास, सिर्फ मैं अकेला कस्टमर था। तो जिसकी वजह से मतलब वो एक ना ये होता ना कि भाई अच्छे से ट्रीट कर पाते हैं। अगर ज़्यादा कस्टमर होते हैं ना तो कन्फ्यूजन हो जाती है ना, कोई उसको अटेंड कराएगा कभी उसको अटेंड करे, वो प्रॉब्लम नहीं आई मेरे को। मतलब एक ऐसा प्रीमियम फील आई वहाँ पे कि हाँ भाई हर कोई हमारे बारे में ही पूछ रहा है, हमारे आगे पीछे ही घूम रहा है। तो वो एक्सपीरियंस मेरे को बहुत बढ़िया लगा था, ठीक है। परचेज़ करने के बाद मेरे को क्या चीज़ें अच्छी लगी थी इसके अंदर। नंबर 1 पहले मैं बता देता हूँ कि भाई ये बाइक मेरे होम टाउन में अवेलेबल नहीं थी। मेरे को इस बाइक को परचेज़ करने के लिए मेरे होम टाउन से 250 किलोमीटर दूर जाना पड़ा था। 250 किलोमीटर दूर जाके परचेज़ करके लेके आया था मैं इस बाइक को। तो पहले ही दिन हो गया था कि भाई एक्सपीरियंस कैसा रहेगा इस बाइक का, ब्रेकिंग कैसी लगेगी, कंफर्ट कैसा है, हाई स्पीड कैसी, स्टेबिलिटी कैसी है, वो उन चीज़ों का पहले दिन ही पता चल गया था, क्योंकि 250 किलोमीटर में इस बाइक को ड्राइव करके लेके आया था। और फर्स्ट डे ही मैंने देखा कि भाई इस बाइक के अंदर कंफर्ट बहुत बढ़िया है। इस बाइक की जो सीट है ना वो बहुत कुछ नहीं दे रखी कंपनी ने, अच्छा कुशन यूज़ कर रखा है इसके अंदर, चाहे वो पिलियन की हो या ड्राइवर की हो। पिलियन की अगर बात करते हैं ना, अपने सेगमेंट में सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल सीट लगती है मेरे को इस बाइक की। जैसे ड्यूक 250 है, NS 200 है, और ये जिक्सर 200 वगैरह 250 वगैरह आती है ना, उनके कंपैरिजन में इसकी जो रियर सीट है ना बहुत कंफर्टेबल है। दूसरी चीज़ ब्रेकिंग की बात करते हैं ना, अगर आप डेली लाइफ में यूज़ करते हो ना तो ब्रेकिंग बहुत अच्छी लगेगी आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं लगेगी। पिकअप भी बहुत बढ़िया है इस बाइक का, पिकअप के मामले में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरी चीज़ लुक्स बहुत अग्रेसिव है इस बाइक की। जब मैं इसको परचेज़ करके लाया था उस टाइम पे भी इस बाइक को लोग मुड़ मुड़ के देखते थे, और आज भी मेरे होम टाउन में सिर्फ ये अकेली बाइक है और कोई बाइक नहीं है ये अभी तक एक्सट्रीम 250। तो जिसकी वजह से आज भी जिन लोगों ने पहले नहीं देखी हुई ना, वो आज भी इस बाइक को मुड़ मुड़ के देखते हैं। बल्कि मैंने इसके अंदर ना यहाँ पे देखो हीरो की स्टिकरिंग लगवा रखी मैंने अलग से आफ्टर मार्केट परचेज़ करके। फिर भी लोग पूछते हैं कि भाई एक्चुअली में बाइक कौन सी है। लोगों को मतलब विश्वास नहीं होता कि भाई हीरो की बाइक होगी ये।
ठीक है। अगली चीज़ मेरे को जो इसकी बहुत अच्छी लगती है वो इसकी हाइट। मेरी हाइट है लगभग 6 फीट के आसपास। अगर मेरी हाइट कम होती ना फिर ये इसका एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है कि भाई इसकी हाइट ज़्यादा है, लेकिन मेरी हाइट 6 फीट के आसपास है जिसकी वजह से मेरे पैर अच्छे से पहुंच जाते हैं। लेकिन मेरा कोई फ्रेंड वो चलाता है ना जिसकी हाइट कम है, वो मेरे को थोड़ी सी ये बोलता है कि भाई हाइट ज़्यादा है, पैर अच्छे से नहीं पहुंचते नीचे तक। ठीक है, तो मेरे को ये अच्छी लगती है कि भाई हाइट काफ़ी अच्छी है, तो जब मतलब लंबी हाइट का बंदा इसके ऊपर बैठता है ना तो ऐसा नहीं लगता कि भाई किसी छोटी सी बाइक पर बैठ गए, लगता है कि हाँ भाई किसी बड़ी बाइक पर बैठे हैं। तो वो चीज़ मेरे को बहुत बढ़िया लगती है। अगली चीज़ है इस बाइक के फीचर्स। इस बाइक के अंदर फीचर्स बहुत मिलते हैं। ये चीज़ें तो नॉर्मल हो रखे हैं आज के टाइम पे, डुअल चैनल ABS, स्लिपर एंड असिस्ट क्लच, ठीक है, और ये हजार्ड लैंप वगैरह, ये तो सब कॉमन फीचर हैं जो लगभग हर बाइक में आ रहे हैं। ठीक है, इसके अच्छे फीचर क्या लगते हैं? सबसे पहले तो ये हेडलाइट के अंदर इसके दो चीज़ें अच्छी लगती हैं। एक तो इसका थ्रो बहुत बढ़िया है। रात के टाइम पे मेरे को अभी तक कभी भी लॉन्ग ड्राइव वगैरह की मैंने इस बाइक से, कभी भी मेरे को एक्स्ट्रा लाइट की ज़रूरत नहीं लगी। कभी ऐसा नहीं हुआ कि भाई मेरे को इसमें कोई फॉग लाइट वगैरह एक्स्ट्रा लगवानी चाहिए। दूसरा फीचर क्या है इसके अंदर, लाइट के अंदर कई बाइकों में क्या आता है, जैसे ही स्विच लगेगा लाइट ऑन हो जाएगी। इसमें ऐसा नहीं है। अगर आप इसका इग्निशन ऑन करते हो ना तो सिर्फ ये DRL ऑन होती हैं ये, ठीक है, और स्टार्ट करते हो तब भी ये लाइट ऑन नहीं होती। ये लाइट कब ऑन होती है? दो सिचुएशन में ऑन होती है। या तो आपने मीटर के अंदर से इसको ऑन कर रखा हो, या फिर आपने इसमें ऑटो पे कर रखा हो। इसमें 3 ऑप्शन आते हैं, ऑटो, डे, नाइट। नाइट पे कर रखा होगा तो आपकी लाइट 24 घंटे ऑन रहेगी। डे पे कर रखा होगा तो 24 घंटे बंद रहेगी। ऑटो पे कर रखा होगा ना तो इतना अच्छा सिस्टम दे रखा है, दिन में लाइट बंद रहेगी। जैसे ही बाइक को लगेगा ना विजिबिलिटी कम हो गई है, चाहे वो शाम का टाइम हो या जैसे अभी जो मौसम दिख रहा है ना, बारिश का मौसम है, इस टाइम में विजिबिलिटी कम हो जाती है। तो ऐसी सिचुएशन बाइक को और लगती है ना तो ये ऑटोमेटिकली ऑन कर देती है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, आपको लाइट ऑन या ऑफ करने की जरूरत नहीं पड़ती। सिचुएशन के हिसाब से ये अपने आप ऑन ऑफ होती रहती है। अगला फीचर इसके अंदर जो ये डिस्प्ले है ना, इसके अंदर 2-3 चीज़ें ऐसी दे रखी जो मेरे को बहुत अच्छी लगती हैं। आपको दिखाता हूँ। जैसे एक तो ये 0 to 60 कितने टाइम में गई है, 0 to 100 कितने टाइम में गई, और आज तक बाइक ने टॉप स्पीड क्या अचीव करी वो चीज़। अगली चीज़ है इसके अंदर लैप टाइमर। हालांकि आज तक मैंने कभी यूज़ नहीं किया, लेकिन एक दिखावे का फीचर है ये भी, ठीक है। और नेविगेशन, ये भी मैंने बहुत बार यूज़ किया और काफ़ी यूज़फुल भी है। इसमें टर्न बाय टर्न नेविगेशन आता है, आजकल सभी बाइकों में आ रही है। वो जो डे नाइट वाला मैं बता रहा था हेडलाइट का फीचर वो, ठीक है। ये ट्रैक और ABS के मोड है, ये भी आज तक मैंने कभी यूज़ नहीं किए, ठीक है। ये है रियल टाइम माइलेज इसकी 40.9 की फ़िलहाल अभी शो कर रही है, ठीक है। तो फीचर्स बहुत अच्छे दे रखे हैं डिस्प्ले के अंदर भी। और इनकी हीरो की ऐप आती है ना, उसमें आप ये भी देख सकते हो कि भाई पिछले हफ्ते में मैंने बाइक कितना ड्राइव करी है, कहाँ कहाँ पे लेके गया हूँ, कितनी टॉप स्पीड अचीव करी थी, उसमें कितनी एवरेज स्पीड आई थी, वो सारी चीज़ें। या आप अपनी बाइक को अगर फ़ोन से ही लॉक करना चाहते हो तो वो भी ऑप्शन है कि बाइक स्टार्ट ही नहीं होगी जब तक आप फ़ोन से इसको अनलॉक नहीं करोगे। तो वो फीचर्स बहुत बढ़िया बाइक के अंदर। हालांकि कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो मतलब मेरे को अच्छी नहीं लगती, वो मैं आपको नेगेटिव वाले में बताऊँगा। अगली चीज़ है इस बाइक की टॉप स्पीड। वैसे तो ये बाइक जाती है 160, उसके ऊपर नहीं जाती, 161 जाती, इसमें लिमिटर आ जाता है। बट ये जो आपके सामने बाइक दी इसको मैंने मॉडिफाई कर रखा है, मेरे हिसाब से कर रखा है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। हालांकि टॉप स्पीड ठीक है इसकी, अच्छी है, 160 बहुत हो जाती है इस बाइक के लिए। और माइलेज भी बहुत बढ़िया निकाल के देती है। अगर मैं इस बाइक को प्यार से चलाता हूँ ना, 60 से 80 के बीच में चलाता हूँ, 80-85 तक भी चल जाती है, ठीक है। 80-85 तक भी मैं इस बाइक को ड्राइव करता ना हाईवे के ऊपर, तो ये बाइक 50 के आसपास माइलेज इजीली निकाल देती है। 50 का माइलेज इस बाइक के हिसाब से बहुत होता है। लेकिन ये इसका नेगेटिव पॉइंट भी है, क्योंकि जब मैं इसको अग्रेसिवली चलाता हूँ ना, मतलब फुल खींच के चलाता हूँ, तब ये 50 से सीधा 25 पे नहीं, सीधा 15 पे भी आ जाती है। 15-17 के आसपास ही माइलेज निकालती है अगर इसको हम तेज़ चलाते हैं तो। पहला नेगेटिव होगा ये। अब नेगेटिव स्टार्ट कर लेते हैं। दूसरा नेगेटिव पॉइंट है इसकी ब्रेकिंग। अगर आप नॉर्मली ड्राइव करते हो, सिटी में हाईवे पे चलाते हो, आपको ब्रेकिंग से कोई प्रॉब्लम नहीं फील होगी। लेकिन जब भी आपको हार्ड ब्रेकिंग यूज़ करनी पड़ेगी ना, एकदम से कुछ आगे आ जाएगा, उस सिचुएशन में आपको ये ब्रेक है ना थोड़े स्पंजी से फील होंगे। मतलब ऐसा लगेगा कि मतलब आपने तो ब्रेक पूरी दबा रखी है, लेकिन वो ब्रेक वाइट फील नहीं होगी आपको। टायर से प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन जो ABS सिस्टम है ना इसका, वो थोड़ा सा अच्छे से वर्क नहीं करता उस सिचुएशन में, ब्रेक को ज़्यादा देर के लिए छोड़ देता है। तो तब ऐसा फील होता है कि बाइक रुक नहीं रही, ठीक है। दूसरा नेगेटिव पॉइंट है ये। तीसरा जो सबसे ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट मेरे को लगता है ना, अब फील हो रहा है मॉडिफाई करवाने के बाद, वो है इस बाइक की हाइट। इस बाइक की हाइट मैंने अभी बताया था ना, काफ़ी ज़्यादा है। अगर ड्यूक 250 को इसके पास खड़ा करते हैं ना तो वो यहाँ तक आती है,
इतनी हाइट का फ़र्क बहुत हो जाता है। यहाँ पे आता है उसका हैंडल, इसका इतना फ़र्क रह जाता है यहाँ तक, इतनी छोटी है वो इसके कंपैरिजन में। और सेम चीज़ यहाँ है, इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है ना ये बहुत ज़्यादा है, ठीक है, उनके कंपैरिजन में। हाइट ज़्यादा होने की वजह से दिक्कत क्या आती है, जैसे मैंने बताया ना कि ये 160 जाती है, अब मैंने इसको मॉडिफाई कर रखा है, ये अराउंड 180 जाती है। लेकिन 160 के ऊपर जब ये चलती है ना, 150 से ऊपर जाते ही छोड़ो, 160 तो बहुत है, 150 से ऊपर जाते ही अगर आपका जिस रोड पे आप भगा रहे हो इस बाइक को, वहाँ पे कोई गड्ढा आ जाता है, पैच आ जाता है, कोई भी छोटा सा भी बम्प आ जाता है ना, तो ये बाइक का हैंडल वोबल करने लग जाता है, अनस्टेबल हो जाती है। दूसरी चीज़, अगर आप किसी मोड़ पे कॉर्नर पे मतलब लीन करने की कोशिश कर रहे हो बाइक को, कॉन्फिडेंस नहीं आता, जीरो कॉन्फिडेंस आता है इस बाइक के अंदर। इससे ज़्यादा कॉन्फिडेंस तो मेरे पास R15 V3 हो उसमें आता है। हालांकि वो एक्चुअल में मतलब एक ट्रैक मशीन है, उसमें तो बाकी कई बाइकों से ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है, लेकिन ये उसके आसपास भी नहीं होती, बहुत पीछे होती है, ठीक है। इसमें कॉन्फिडेंस नहीं आता बिल्कुल भी, यानी स्टेबल नहीं है ये हाई स्पीड पे। हाँ 100 120 30 तक चलानी है, अच्छी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चाहे जितना मर्जी कॉर्नरिंग कर लो, जितना मर्जी ब्रेकिंग मार लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जब एक हार्ड सिचुएशन आती है ना, चाहे कॉर्नरिंग के लगा लो या हाई स्पीड के लगा लो या हाई ब्रेकिंग के लगा लो, उस सिचुएशन में ये थोड़ा सा पीछे रह जाती है इस सेगमेंट की बाइकों से, खास करके ड्यूक 250 से कंपेयर करते हैं तो। अगला नेगेटिव पॉइंट जो मैंने इसको बताया ना कि भाई प्यार से चलाते तो 50 तक माइलेज देती है, लेकिन हार्ड चलाते तो 15 का माइलेज भी निकाल के देती है। तो तीसरा नेगेटिव पॉइंट हो गया इसका माइलेज। और अगर चौथे नेगेटिव की बात करते हैं तो ऐसे स्टोर मेरे को कोई इसका नेगेटिव पॉइंट लगता नहीं है। बाकी एक थोड़ा सर्विस सेंटर का एक्सपीरियंस है ना, उसको आप नेगेटिव में गिन सकते हैं। उसको क्यों गिन सकते हैं, क्योंकि उन बंदों को प्रॉपर नॉलेज ही नहीं है इन बाइकों की। नॉलेज ना होने का रीज़न क्या है, ये बाइकें अवेलेबल ही नहीं है, ठीक है। जहाँ पे मैं इस बाइक की सर्विस करवाता है ना, उस सर्विस सेंटर पे 1 साल हो गया, 1 साल में सिर्फ 2 ही बाइकें आती हैं उनके पास, सिर्फ 2 ही बाइकें उस शहर में। अब बेसिक सी बात है, उनके पास प्रोडक्ट ही 2 आते हैं, तो उनको जो भी प्रॉब्लम्स आती है, जो सोल्यूशन निकालने हैं, उन्हीं 2 में से अगर कोई प्रॉब्लम आई तो सोल्यूशन निकालने में एक ही होता है कि भाई 100 बाइकें आती हैं, 100 में से किसी में कुछ प्रॉब्लम, किसी में कुछ प्रॉब्लम, वो सॉल्व करने आसान हो जाते हैं, फिर एक्सपीरियंस हो जाता है ना। इनके साथ ऐसा नहीं है, इनके पास प्रोडक्ट है नहीं, बिकते हैं नहीं, कुछ ये बेच के राजी नहीं है, तो उस वजह से इनके पास अवेलेबल नहीं होती बाइकें और वो प्रॉब्लम को रिजॉल्व नहीं कर पाते। अगर आपको खुद को नॉलेज है बाइकों के बारे में तो ही आप इस बाइक को परचेज़ करना, मेरा एक ओपिनियन है, बीच में दे रहा हूँ मैं, ठीक है। अगली बात यही थी इसके नेगेटिव, और कुछ नेगेटिव है नहीं इस बाइक का, ठीक है। बाकी कंफर्ट बहुत बढ़िया है, लॉन्ग राइड वगैरह पे काफ़ी अच्छी है, प्यार से चलाओ, कोई हीटिंग इशू नहीं आता। मतलब आज तक कभी ये बाइक हीट नहीं हुई है, मतलब नॉर्मल रहता है टेम्परेचर, चाहे मैं इसको 100 किलोमीटर चलाऊँ, 200 चलाऊँ, 300 चलाऊँ, 700 किलोमीटर चलाया मैंने इसको एक दिन के अंदर, कोई प्रॉब्लम नहीं आती मेरे को इस बाइक में चलाने में, ना ही कंफर्ट से रिलेटेड, ना ही सस्पेंशन। हाँ सस्पेंशन सिस्टम है ना, हाईवे के हिसाब से इसका बाइक का बहुत बढ़िया दे रखा है। इस टाइप के अगर ख़राब रास्तों पे ना, पीछे वाला आपको बहुत अच्छा लगेगा, आगे वाला थोड़ा लगेगा कि भाई थोड़ा सा हार्ड है, ठीक है। हालांकि वो USD सस्पेंशन है, ये थोड़े से हार्ड होते भी हैं, परफॉर्मेंस के हिसाब से ट्यून होते हैं, लेकिन हाईवे के ऊपर आपको बहुत कंफर्टेबल लगेगी। और रियर सस्पेंशन तो चाहे आप हाईवे हो, सिटी हो, ख़राब रास्ते हो, जैसे मर्जी हो, बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। एक और पॉजिटिव पॉइंट इसका, इस बाइक की जो हाइट है ना, इसकी वजह से मेरे को क्या होता है, कॉन्फिडेंस आता है ख़राब रास्तों पे चलाने में। जबकि जो दूसरी बाइक्स होती है ना, स्पोर्ट्स बाइक, उनमें क्या होता है, मन में थोड़ा सा भय रहता है कि भाई एक स्पोर्ट्स बाइक है, कोई ऑफ रोडिंग बाइक नहीं है, इसको ख़राब रास्तों पे चलाएंगे ना तो धीरे चलाना पड़ेगा, कहीं नीचे से टच ना हो जाए। लेकिन मेरे साथ आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि भाई ये बाइक नीचे से कभी टच हुई हो, ठीक है। बीच में फिर एक नेगेटिव पॉइंट याद आ गया मेरे को, इसका और बता देता हूँ। वो है ये देखो, आपको दिख रहा है इस बाइक के यहाँ पे कवर आता है, जैसे ये कवर है ना, ऐसी एक यहाँ पे कवर आता है, ठीक है, वो यहाँ पे लगता है। यहाँ पे एक वो लेग गार्ड लगते हैं, ये खाली स्पेस दे रखे है ना, ये बोर्ड का स्पेस दे रखा है यहाँ पे, और यहाँ से ऐसा लगता है वो, ठीक है, इन दोनों जगह पे ऐसे वो चीज़ होगी। इस बाइक की जो एसेसरीज़ है ना, वो शोरूम पे अवेलेबल ही नहीं है, सर्विस सेंटर वालों के पास। वो बोलते हैं हमने आज तक कभी देखी ही नहीं, आती ही नहीं है। अगर ऑर्डर भी कर देंगे ना तो बोलते हैं आते ही नहीं है। क्या पता 2-2 महीने तक बार बार ऑर्डर करते नहीं, आएगी ही नहीं। तो ये मेरे को थोड़ी सी प्रॉब्लम्स लगती है इस बाइक में। अब बताता हूँ मैंने इस बाइक को मॉडिफाई क्यों कर रखे हैं। सबसे बेकार चीज़ जो मेरे को लगती थी ना जब मैंने परचेज़ करी थी, वो लगती थी इस बाइक की टेल। ये यहाँ से खाली था, ये जो पार्ट है ना, ये मैंने आफ्टर मार्केट लगवा रखा है, ठीक है, यहाँ से खाली था। लोग जिन बाइकों में यहाँ पे होता है ना, उसको भी निकालते हैं, ठीक है, लेकिन मेरे को ये खाली होता है ना, ये अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने आफ्टर मार्केट ये
लगवाना पड़ा था। ठीक है, अगली चीज़ मैंने क्या करवा रखी है इसके अंदर, ये वाइज़र लगवा रखा है। इस वाइज़र के लगवाने के 2 रीज़न है। नंबर 1, थोड़ी सी ज़्यादा एरोडाइनमिक बनाने के लिए। दूसरी चीज़, इस बाइक की जो डिस्प्ले है ना, ये बहुत ही बेकार है। ये एक कलर्ड नेगेटिव डिस्प्ले है। अगर नॉर्मल जैसे अब देखेंगे ना, अब मौसम अच्छा है तब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें, ठीक है। लेकिन जैसे ही धूप होगी ना, इसमें कुछ नहीं दिखेगा। फ़ोन में छोड़ो, अगर आप बाइक के ऊपर बैठ के इसको चला रहे हो ना, तब आपको बैठे को भी कुछ नहीं दिखेगा इसके अंदर। इतनी बेकार इस बाइक का जो रेजुलेशन है ना, इतना बेकार है, कुछ दिखता ही नहीं है। बहुत गंदी डिस्प्ले है, ठीक है, जिसकी वजह से मैंने वाइज़र इसमें लगवाया था। अगली जो चीज़ मैंने मॉडिफाई करवा रखी है वो इस बाइक का स्पार्क प्लग, ठीक है। अब मैं एक बार के लिए बीच में होल्ड करके अब मैं बताता हूँ मैंने क्या क्या चीज़ें मॉडिफाई करवा रखी है। वाइज़र हो गया, ये साइड मिरर है। साइड मिरर लगवाने का रीज़न था, जो इसके जो कंपनी वाले मिरर आते हैं ना, वो बिल्कुल बेसिक से आते हैं, जैसे ऐसा लगता है कोई स्प्लेंडर डीलक्स के हों, गंदे से होते हैं, इसलिए मैंने हटा रखे हैं। तीसरी मॉडिफिकेशन है, इस बाइक के अंदर स्पार्क प्लग डला हुआ है, इरिडियम वाला, इसमें कंपनी से नॉर्मल आता है, ठीक है। चौथी चीज़, मैंने इसका एग्जॉस्ट का बैंड पाइप है ना, वो हटा रखा है, ठीक है। पांचवी है इस बाइक का चेन पॉकेट, ये मैंने चेंज करवा रखा है। अगली मॉडिफिकेशन है ये मैंने एक्स्ट्रा लगवा रखी टेल टाइडी। उससे अगली मॉडिफिकेशन है ये, इसके अंदर टायर आता है 150 60 R17। मैंने अभी डलवा रखा है इसके अंदर, दिखा देता हूँ आपको, 140 80 R17। ये टायर डलवाने का रीज़न क्या था, टायर का ओवरऑल डायमीटर, जितना बड़ा डायमीटर होगा उतनी बाइक की स्पीड इंक्रीज होती है। अब इसमें यहाँ पे गैप देखो कितना कम है, ये देखो सिर्फ इतना गैप इसके अंदर, इसलिए मैंने चेंज करवा रखा है, ठीक है, ताकि परफॉर्मेंस को इंक्रीज किया जा सके। इसकी वजह से काफ़ी फ़र्क भी पड़ा है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। अगर 0 to 60 बात करते हैं तो ये बाइक जाती है अराउंड 3 सेकंड में। कंपनी क्लेम है 3.2 सेकंड, लेकिन ये कंपनी क्लेम से जल्दी चली जाती है क्योंकि ये मॉडिफाइड है, ठीक है। एयर फिल्टर भी मॉडिफाई, इसका याद आ गया मेरे को, ठीक है, एयर फिल्टर भी मॉडिफाई करवा रखा है मैंने। 3.3 सेकंड से पहले ये 0 to 60 चली जाती है, 7 सेकंड के आसपास ये 100 पहुँच जाती है। और टॉप स्पीड की बात करें हैं तो मॉडिफिकेशन होने के बाद ये 167 पाँचवें गियर में चली जाती है और 180 प्लस छठे गियर में चली जाती है, ईजिली चली जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं वर्डिक्ट की, ये सारी चीज़ों की मॉडिफिकेशन की, पॉजिटिव और नेगेटिव उनके। अगर आपको कोई ऐसी बाइक चाहिए जो किसी के पास ना हो, आपके शहर में रेयर हो, तो आप इस बाइक को परचेज़ कर सकते हो। दूसरी चीज़, अगर आपको KTM पसंद नहीं है क्योंकि वो उसको एक टैग मिला हुआ है, छपरी का टैग मिला हुआ है, तो आप इस बाइक को परचेज़ कर सकते हो। एक यूनिक प्रोडक्ट चाहिए जो हर किसी के पास ना हो, जैसे कि पल्सर NS 200 है, NS 400 है, बजट में आ जाती है। NS 400 भी से 20-30 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा दे के आप NS 400 ले सकते हो, ठीक है। लेकिन NS 400 में दिक्कत क्या है, NS 400 का भी लुक वैसा ही है, NS 200 का भी लुक वैसे ही है, NS 160 का भी, NS 125 का भी, तो वो एक कॉमन सी लगने लग गई है बाइक। लेकिन अगर आपको एक यूनिक प्रोडक्ट चाहिए तो आप इस बाइक को परचेज़ कर सकते हो। अगला रीज़न है इस बाइक को परचेज़ करने का, और अगर अपने आपको ना एक सेगमेंट में सबसे पावरफुल बाइक चाहिए तो आप इस बाइक को परचेज़ कर सकते हो। मैं इस बाइक को लगभग क्या बोलते हैं CBR 250R के साथ रेस कर चुका हूँ, आसपास भी नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं है इसका बहुत तेज़ है उसके कंपैरिजन में, ठीक है। NS 400 काफ़ी हद तक टक्कर देती है उसको मॉडिफाई होने के बाद, ठीक है। मॉडिफाई होने से पहले इस बाइक की टॉप स्पीड उसके आसपास भी नहीं हो, बहुत ज़्यादा भागती है। ये मॉडिफाई होने के बाद भी उसके बराबर नहीं भाग पाती क्योंकि वो 180 प्लस चली जाती है, ठीक है। ये 180 के आसपास रो पिट के पहुँच पाती है स्लिप स्विमिंग वगैरह करके। लेकिन इनिशियल में 100-120 तक वो काफ़ी अच्छी टक्कर देती है, उसको भी अपाचे 310 को काफ़ी अच्छी टक्कर देती है, मतलब अपने सेगमेंट से ऊपर की बाइकों को काफ़ी अच्छी टक्कर देती है। अगर आपको एक ऐसी परफॉर्मेंस वाली बाइक चाहिए ना जिसका इनिशियल काफ़ी तगड़ा हो, तो आप इस बाइक को परचेज कर सकते हो, ठीक है। अगर प्रॉब्लम्स की बात करते हैं ना, तो क्या क्या प्रॉब्लम आई मेरे को सिर्फ एक बार एक ही प्रॉब्लम आई थी 7000 किलोमीटर चलने में। इस बाइक का चैन टेंशनर होता है ना, ये आवाज़ करने लग गया था। इसका आवाज़ करने का रीज़न क्या था, उसका रीज़न था इसके अंदर इंजन ऑयल लिमिट से ज़्यादा डाल दिया था, ठीक है। इसके अंदर वैसे तो डलता है 1250 ml, ठीक है, एक डब्बा आता है 1250 का, वो डलता है, उससे एक्स्ट्रा की कोई ज़रूरत नहीं होती। लेकिन ना ही तो सर्विस सेंटर वालों को पता है और ना ही कस्टमर्स को पता है, ठीक है। मैंने भी यूट्यूब पे वीडियो वगैरह देखे, मेरे को किसी ने बताया भाई इसमें 1650 डलता है अगर आप ऑयल फ़िल्टर वगैरह चेंज करवाते हो तो, इसके अंदर 1500 डलता है अगर आप ऑयल फ़िल्टर वगैरह चेंज नहीं करवाते हो तो,
ठीक है। तो मैंने भी उनको यही बोला कि भाई इसके अंदर इंजन ऑयल टॉपअप कर दो, 6000 वाली जो सर्विस थी ना उस टाइम पे। तो उन्होंने वो 1650 के आसपास डाल दिया। मेरे को तो ऐसा लग रहा है 1650 से भी ज़्यादा डाला था, क्योंकि ये जो इसके अंदर ये रिंग होता है ना, ये पूरा भर गया था उस टाइम पे। तो मैंने उनको बोला कि भाई आपने ये ज़्यादा डाल दिया है, लेकिन वो बोले कि नहीं नहीं इसमें इतना ही डलता है। मैं चलो भाई ठीक है डलता होगा। तो जैसे ही मैं सर्विस सेंटर से लेके आया 100 किलोमीटर चलाई मैंने बाइक, इंजन के अंदर से कट 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 की आवाज़ आने लगी थी, जिसकी वजह से फिर मेरे को दोबारा सर्विस सेंटर जाना पड़ा। मैंने उनको बोला कि भाई इसके अंदर इंजन ऑयल ज़्यादा है मेरे को लग रहा है, और ये चेन टेंशनर आवाज़ कर रहा है। उन्होंने बोला भाई चेन टेंशनर बदल के देखेंगे, इंजन ऑयल से कोई दिक्कत नहीं है। उन्हें टेंशनर बदल के देखा, 20 किलोमीटर चली ठीक चली, उसके बाद फिर से आवाज़ करने लगी। फिर उन्होंने मेरे कहने के बाद वो इंजन ऑयल कम किया, कम करने के बाद वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन उन्होंने जिस दिन वो इंजन ऑयल कम किया ना, उस टाइम पे उन्होंने ये चीज़ खोली थी। जब उन्होंने ये चीज़ खोली तो क्या किया, ये जो पाइप दिख रही है आपको, ये है कूलेंट की, ठीक है, रेडिएटर की पाइप है। उन्होंने कूलेंट निकाल दिया। फिर जब उन्होंने ये पाइप वगैरह वापस फिट करी, कूलेंट डाला तो कंप्लीट नहीं डाला, कम डाल दिया, टॉपअप नहीं किया उसको, ठीक है। जिसकी वजह से मैं घर तक आया, बाइक दोबारा से मतलब वो हीट होने लगी। फिर आने के बाद मैंने चेक किया कूलेंट वगैरह इसके अंदर, यहाँ पे बोतल होती है इसकी, यहाँ पे डलता है कूलेंट। चेक किया तो फिर मेरे को पता चला भाई कूलेंट कम है। मैंने इसके अंदर फिर कूलेंट टॉपअप किया, उसके बाद से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ना ही मेरे को दोबारा सर्विस सेंटर जाना पड़ा, और ना ही मेरे को मतलब दोबारा हीटिंग वगैरह का इशू आया। आपको मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, ऐसा नहीं है कि भाई जो मेरी बाइक चलती है ना आराम से चलाता हूँ, इस वजह से मेरी बाइक में प्रॉब्लम नहीं आ रही। ये जो बाइक टोटल चली हुई है ना 7362 किलोमीटर, मैक्स मिनिमम टू मिनिमम बता रहा हूँ, 6000 किलोमीटर ये बाइक फुल स्पीड में ही चली है। क्योंकि मेरे पास R15 V3 भी है, मेरे पास करिश्मा XMR भी है 2024 मॉडल, और मेरे पास एक्सट्रीम 125 भी है, ठीक है। मैं इस बाइक को तभी निकालता हूँ जब मेरे को लॉन्ग ड्राइव पे जाना होता है, मेरे को भगानी होती है, वरना मैं इस बाइक को नहीं निकालता। कई बार ऐसा होता है पूरे पूरे हफ्ते बाइक खड़ी रहती है, सिर्फ संडे को निकलती है जब हम संडे राइड पे जाते हैं तब। और जब संडे राइड पे जाते हैं तो वहाँ पे ड्यूक 390 भी होती है, NS 400 भी होती है, CBR 250 भी होती है, तो उनके साथ मतलब फ़न के लिए रेस करते ही करते हैं, ठीक है। वरना मैं इस बाइक को निकालता ही नहीं हूँ, घर पर खड़ी रहती है, ठीक है। तो 6000 किलोमीटर जो चली है ना फुल स्पीड में चली है, मतलब अग्रेसिवली चली है। तो 6000 किलोमीटर अग्रेसिवली चलने के बाद भी आज तक इसमें इंजन से रिलेटेड, हीटिंग से रिलेटेड, ठीक है, कोई इशू नहीं आया है, एक सिंगल प्रॉब्लम भी नहीं आई है। और कुछ लोग बताते हैं कि भाई इस बाइक के अंदर ये रैटलिंग इशू है, कि भाई ये प्रॉब्लम है, जैसे ये गैप दिख रहा है ना, ये है, यहाँ से फिटिंग अच्छी नहीं है, ये चीज़ें आवाज़ करती हैं, जैसे देखो आपको आवाज़ आ रही है अभी, ठीक है, या फिर यहाँ से कोई और आवाज़ आती है। मेरे को अब जैसे मैं ज़बरदस्ती इसको दबा रहा था ना तभी आवाज़ करती थी, ठीक है, वरना चलते टाइम आगे से, पीछे से, ऊपर से, नीचे से, कहीं से कोई आवाज़ नहीं आती इस बाइक के अंदर। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।